गुड मॉर्निंग गाइस हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वायरोलॉजी स्टार्ट की हुई है। और वायरोलॉजी के अंदर हमारा जो टॉपिक था वो डेंगू फीवर है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डेंगू फीवर की सारी हिस्ट्री, उसका रिस्क फैक्टर, पैथोजेनेसिस और डिजीज़, डेंगू हेमरेजिक फीवर या फिर डेंगू सेप्टिक सिंड्रोम, उन सबको हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था कि डेंगू के अंदर जो मोस्टली होता है ना हेमरेज या ब्लीडिंग, वो प्लेटलेट्स काउंट कम होने की वजह से नहीं होता, क्योंकि हमने कहा था कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज़ अ वेरी वेल टॉलरेटेड फिनोमेना। वो इवन कि यहाँ तक कि नॉर्मल जो है हमारे पास 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होते हैं, तो 20,000 तक भी चले जाए ना तो फिर भी हमारे पास ब्लीडिंग नहीं होती। 20,000 से नीचे जाएँ फिर जाके हमारे पास गम या नेज़ल ब्लीड हो सकती है। इस तरह अगर 10,000 से हों तो फिर हमारे पास GIT ब्लीड वगैरह हो सकती है, या लेस देन 5,000 हो जाए तो फिर हमारे पास कोई स्ट्रोक वगैरह या इस तरह हो सकता है। लेकिन प्लेटलेट्स कम होने की वजह से मोस्टली चांसेस नहीं होते ब्लीडिंग के तब चांसेस होते हैं जब हमने कहा था कि रिकवरी फेज़ जब होता है ना 7 to 14 डेज़, वही हमारे लिए डेंजरस फेज़ भी होता है। क्यों? उसमें हमने अपने आप को एहतियात करनी होती है, बचना होता है, बाहर नहीं निकलना होता, ख़ुद को सेव करना होता है। अगर उस दौरान कोई दूसरा सीरोटाइप आके अटैक कर दे तो ऑलरेडी जो बनी हुई एंटीबॉडीज़ होती हैं ना डेंगू के ख़िलाफ़, वो ही आने वाले एंटीजन के साथ मिल जाती हैं और एक कम्प्लेक्स बना लेती हैं, और कम्प्लेक्स जाके हमारे ब्लड वेसल के अंदर डिपॉजिट होता है, हमारा कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से वास्कुलाइटिस होता है। वास्कुलाइटिस से फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर भी हो सकता है। और जब वास्कुलाइटिस होगा तो फ्लूइड वगैरह जो है ना वो बाहर लीक आउट होगा, और बाहर लीक आउट होगा तो हमारे पास थर्ड स्पेस के अंदर जाएगा, वहाँ से फिर वो क्या करेगा, एसाइटिस कर सकता है, प्लूरल एफिजन कर सकता है, कार्डिक एफिजन कर सकता है। वहाँ से फ्लूइड लॉस होगा तो हमारा पेशेंट जो है डेंगू सेप्टिक शॉक के अंदर इन हो जाएगा। फिर हमारे पास वो सारे हमने क्लिनिकल फीचर पढ़े थे। फिर उसका ड्यूरेशन हमने पढ़ा था कि क्लासिकल डेंगू फीवर का ड्यूरेशन है वो हमारे पास क्या है, 5 to 7 डेज़ है। अगर हमने कहा कि फ़ीवर मोर देन 2 वीक की हिस्ट्री पेशेंट कर रहा हो तो उसको भी हम डेंगू फीवर नहीं कहेंगे। या पेशेंट कहेगा कि मैं 2 हफ्ते पहले लाहौर गया हूँ और आज मुझे फ़ीवर हो रहा है, तो उसको भी हम डेंगू कंसीडर नहीं करेंगे। कम्प्लिकेशन हमारे पास आ सकती हैं डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लूरल क्रैश हो सकता है, नोज़ गम ब्लीड हो सकती है, हेमाटोमा GIT ब्लीड हो सकती है। इफ शॉक या डेंगू शॉक सिंड्रोम के अंदर जा सकता है। एसाइटिस, प्लूरल एफिजन, पेरिकार्डियल एफिजन, वो फ्लूइड वगैरह लॉस होगा तो उसकी वजह से हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में हमने देखा था कि हमारे पास बाईसाइटोपिनिया होगा। बाईसाइटोपिनिया क्या कि शुरू में हमारे पास WBCs ड्रॉप होंगे, फिर हमारे पास प्लेटलेट्स ड्रॉप्स होंगे, लेकिन हमारे पास HB जो है ना नॉर्मल, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। CBC के अंदर हमने मेन जो चीज़ देखनी है वो PCV, पैक्सल वॉल्यूम। पैक्सल वॉल्यूम वो होता है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड सेल्स, जितना भी ब्लड टोटल ब्लड है ना उसके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड सेल होगा ना उसको हम पैक्सल वॉल्यूम कहेंगे। नॉर्मली जो होता है ना वो 45% जो होता है हमारे पास सेल्स होते हैं, जिनमें WBCs, RBCs और प्लेट्स वगैरह होते हैं, और 55% हमारे पास प्लाज्मा होता है। नॉर्मली हमारे पास पैक्सल कितना है, 45%। पैक्सल वॉल्यूम, जिसको हम क्या नाम देते हैं, हीमोक्रेट का नाम भी देते हैं। अच्छा जी, जब वेसल वॉल इंजरी हुई तो फ्लूइड मूव आउट, चेक PCV पैक्सल वॉल्यूम आफ्टर एवरी 48 आवर्स। इफ PCV इंक्रीज बाई 20%, अगर नॉर्मली कितना है 45%, अगर 45% से 20% बढ़ जाए मतलब 65% तक चली जाए, इज़ हाईली सजेस्टिव टू डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू सेप्टिक शॉक। क्यों? इससे मालूम हो रहा है कि फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। आपको पता है कि जब एक नॉर्मल 55% फ्लूइड है और 45% हमारे पास ब्लड सेल्स हैं, जब फ्लूइड ही लॉस हो जाएगा तो सेल की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएंगे। जब वो कंसंट्रेट हो जाएंगे तो उनका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और वो क्या हो जाएंगे, मोर देन 25% हीमाटोक्रिट बढ़ जाएंगे। इससे सजेस्ट करता है कि वेसल वॉल इंजरी हो रही है। इसके अलावा LFTs जो है हमारे पास डिरेज होने, सब क्लिनिकल हेपेटाइटिस हो सकते हैं, AST इंक्रीज़ होगा, ALT इंक्रीज़ होगा। और हमें मालूम है कि डेंगू के अंदर मोस्टली जो पेनाडोल वगैरह यूज़ की जा सकती है, और पेनाडोल भी जो है हेपेटोटॉक्सिक है, तो वो भी लीवर को इफ़ेक्ट कर सकती है।
इसलिए साथ सब क्लिनिकल हेपेटाइटिस भी हो सकता है। अल्ट्रासाउंड के अंदर हेपेटोमेगाली होगा, एसाइटिस वगैरह हो सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, सीरोलॉजी, स्क्रीनिंग टेस्ट, एंटी आईजीजी एंटीबॉडीज़ आईजीएम हम करते हैं ऑन 5 to 7 days ऑफ इलनेस। एंटीबॉडीज़ वंस फॉर्म दे रिमेन पॉजिटिव। एक दफ़ा डेंगू के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन जाएँ तो वो क्या हो जाती हैं, दे रिमेन पॉजिटिव फॉर 6 months। बट मेन जो चीज़ ये है, बट प्रोटेक्टिव अगेंस्ट टाइप 1 सीरोलॉजी। जिस सीरोलॉजी के ख़िलाफ़ बनी है उसी के ख़िलाफ़ ही वो प्रोटेक्टिव है। अगर और सीरोलॉजी आ गई तो उसके ख़िलाफ़ वो नहीं है। इसलिए हमने कहा कि इसलिए जब सीरोलॉजी अटैक करती है तो उसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है और वो वसल के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा जी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन पाकिस्तान के अंदर हम डेंगू NS1 करते हैं, एंटीजन PCR RNA कर सकते हैं। वार्निंग साइन हमारे पास क्या हो सकता है, डेंगू के साथ अगर सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, सीवियर वोमिटिंग, म्यूकोजल ब्लीडिंग हो सकती है, इंक्रीज हेमाटोक्रेट, मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर। जब भी क्वेश्चन आता है ना कि मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर इन डेंगू वायरस इज़ हेपेटोक्रेट नॉट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो कम होते रहते हैं, वो तो फ़ौरन डाउन भी हो जाएंगे और फ़ौरन अप भी हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास हमने हेमाटोक्रेट को चेक करना है। शॉक, हाइपरटेंशन हो सकती है। उसके बाद ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि सपोर्टिव, मोस्टली डेंगू के अंदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट हो रही होती है, रेसिसिटेट करते हैं, IV फ्लूइड वगैरह देते हैं, आइनोट्रॉप्स वगैरह देते हैं अगर BP बहुत डाउन हो रहा है तो। प्लेटलेट्स कंसंट्रेशन, अगर प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं तो हम प्लेटलेट्स दे देंगे, और प्लेटलेट्स तब देंगे जब हमारे पास लेस देन 20,000 पर ml हों। तो हम सिंपल 1 यूनिट प्लेटलेट्स का देते हैं, जो कि हमारे पास बढ़ा रहे होते हैं तकरीबन 10,000 प्लेटलेट्स बढ़ा रहे होते हैं। इस तरह नो एंटीवायरल अवेलेबल, कोई एंटीवायरल हमारे डेंगू में हम कोई नहीं देते। एंटीपायरेटिक्स देते हैं हम फीवर वगैरह के लिए, पैनाडोल वगैरह दे देते हैं। अच्छा, प्रोफाइलैक्सिस, नो वैक्सीन अवेलेबल, डेंगू कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वेक्टर कंट्रोल हम कर सकते हैं, जो वेक्टर मतलब यानी जो हमारे पास जो मेन वेक्टर क्या है, मच्छर है, तो उसकी कंट्रोल के लिए हम अपने आप को हिफाजती तदाबीर वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। ये हमारे पास था डेंगू। कल इंशाल्लाह हम इन्फ्लुएंजा पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, लेक्चर लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा।